दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के प्यार के लिए बहुत धन्यवाद है। और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए सिफारिशें कर दी गई हैं और ये फाइनली किसे मिला है ये अभी थोड़े दिन के बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो है इसकी सिफारिश कर दी गई है। तो इसको लेकर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों का नाम की सिफारिश कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 खिलाड़ियों की सिफारिश यहाँ पर कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसका आंसर फिर से देखेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जो चयन समिति होती है उसने 4 लोगों के नाम की सिफारिश करी है कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाना चाहिए। तो वो 4 खिलाड़ियों को इस बार जो है इनका नाम रिकमेंड किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये लिखा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ये वो सील्ड है और ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिनका नाम जो है इस बार के लिए सजेस्ट किया गया है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन से 4 प्लेयर हैं जिनका नाम हाल ही में सिफारिश की गई है। तो पहले हैं भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, दूसरी हैं पहलवान विनेश फोगाट, तीसरी हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और चौथे हैं पैरालंपियन एम थंगावेलु। इन 4 लोगों का नाम जो है रिकमेंड किया गया है। आगे चलते हैं। इन चारों खेलों में क्रिकेट सबसे ज़्यादा फेमस है, इस वजह से उससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर रोहित शर्मा को ये अवार्ड दिया जाता है तो वो इससे पहले जिन लोगों को अवार्ड दिया जा चुका है उनमें शामिल हो जाएंगे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को दिया जा चुका है, विराट कोहली, और इसके बाद में ऐसा सम्मान वाले वो चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर रोहित शर्मा को मिलेगा तो ये चौथे ऐसे खिलाड़ी बनेंगे जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 के दौरान में की गई थी। सबसे पहले ये जो पुरस्कार है ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ में एक शील्ड भी दी जाती है। वैसे तो ये जो पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन ये पूरा कुल मिलाकर दूसरा ऐसा मौका है जब इस पुरस्कार के लिए 4 एथलीटों के नाम जो है उनकी सिफारिश की गई है। वर्ष 2020 से पहले अगर देखा जाए तो सन 2016 में भी 4 खिलाड़ियों का नाम सजेस्ट किया गया था। शटलर पीवी संधू, दीपा कर्माकर, जीतू रॉय और पहलवान साक्षी मलिक उस समय किया गया था। और उसके बाद से अब 2020 में भी 4 खिलाड़ियों का नाम इस बार सिफारिश की गई है। आगे चलते हैं। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको तैयार कर लीजिए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स का लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ही शानदार पीडीएफ है, टॉपिक वाइज बना रखा है। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, फ़ोटो के साथ में है, सो दैट आप आसानी से उसको सीख सकें। और ख़ास बात यह है कि क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत शानदार है। अगला प्रश्न बनेगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच दी थी उस पर एक पॉइंट बनेगा कि किस यूनियन टेरिटरी को भारत की मुख्य भूमि के साथ में पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे कि भारत का आप मैप देखेंगे नीचे की साइड में, तो यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेन्नई शहर को, भारत के चेन्नई शहर से इस निकोबार द्वीप को
कनेक्ट कर दिया है ऑप्टिकल फाइबर से। क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी केबल होती है जिसके माध्यम से हमको हाई स्पीड इंटरनेट की स्पीड मिल पाती है। ठीक है, तो हाल ही में क्या किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ दिया है, लेकिन इस तरफ भारत के इस तरफ में हमारा एक और आइलैंड है लक्षद्वीप। उसके लिए हाल ही में पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि 1000 दिनों के भीतर में लक्षद्वीप को भी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा, सो दैट इंडिया के हर एक हिस्से में तो इंटरनेट की अच्छी स्पीड मिले, साथ ही साथ में भारत के जो आइलैंड है अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप, वहाँ पर भी शानदार इंटरनेट की स्पीड मिलनी शुरू हो जाए। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ऑप्टिकल फाइबर, आपको पता होगा इस समय अगर आपको हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए तो उसके लिए आपको घर पर ऑप्टिकल फाइबर वाला इंटरनेट लगवाना पड़ेगा, जिसमें कि आपके घर पर एक केबल का कनेक्शन होगा। और ये जो केबल होती है ये नॉर्मल केबल से डिफरेंट होती है, इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल के नाम से जानते हैं। अब ये जो 1000 दिन का लक्ष्य रखा है, इसमें क्या होगा, देश भर के 6 लाख से ज़्यादा गांवों का लक्ष्य रखा गया है जिनको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको हमारे करंट अफेयर्स थोड़े से लंबे से लगेंगे वीडियो, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा बताए जाएंगे। याद रखिए यही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जितना आसान वीडियो मैं बनाऊंगा वो चीज़ें आजकल एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती हैं। अगला प्रश्न है कि किस चीज़ की खोज करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक जिनका नाम है रसेल किर्स का हाल ही में निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा पिक्सेल। कंप्यूटर जगत में एक टर्म होता है पिक्सेल। जैसे कि आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को हो सकता है मोबाइल पर देख रहे होंगे, तो जैसे मान लो ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है, तो किसी भी कंप्यूटराइज मशीन में, मोबाइल या लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो स्क्रीन होता है ये छोटे छोटे बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे डॉट 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 पॉइंट्स होते हैं जो कोई पूरा मिला दो तो ये स्क्रीन बन जाती है। उसी स्क्रीन पर ही ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अक्षरों के रूप में दिख रहे होंगे। उसी का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रसेल किर्स, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। इन्होंने जब पिक्सल का आविष्कार किया था तो सबसे पहले इन्होंने 2x2 इंच का एक फ़ोटो स्कैन किया था अपने बेटे का, जो कि 2 वर्ष का था। तो ये आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें उन्होंने अपने बेटे के फ़ोटो को स्कैन किया था, और तभी से हम लोग इमेजेस को कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर देख पाते हैं। तो पिक्सल को समझने के लिए आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं। इसमें देखो किसी एक ये जो आकृति आपको दिख रही है ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी है जो कि ब्लैक एंड वाइट हैं। ठीक है, तो रसेल किर्च इनका नाम है जिन्होंने पिक्सल की खोज करी थी। अब ये पिक्सल क्या होता है इसके बारे में भी इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। कोई भी चीज़ में अगर मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपको पीडीएफ में मिलेगा, सो दैट आप इसको आसानी से पढ़ सकें। पुदुचेरी ने अगस्त 2020 में डे ज्यूर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इस दिवस की 59वीं वर्षगांठ बनाई गई है। 59वीं वर्षगांठ हाल ही में बनाई गई है। लेकिन आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये डे ज्यूर दिवस होता क्या है। तो आपको बता दूं, डे ज्यूर दिवस का संबंध तो सबसे पहले पुदुचेरी राज्य से है, ये समझिए। ठीक है, इसके बाद में ये है क्या वो मैं बताऊंगा। पहले समझिए कि पुदुचेरी ने अगस्त 2020 में इस दिवस की 59वीं जो है वो वर्षगांठ मनाई है। अब ये दिवस है क्या वो समझेंगे इस वीडियो में। अब इसमें देखो क्या है कि पुदुचेरी ने 16 अगस्त 2020 को डी ज्यूरे दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। हुआ क्या था कि वैसे तो 18 अक्टूबर 1954 को जनमत संग्रह के आधार पर ही पुदुचेरी स्वतंत्र हो गया था। ऐसा माना जा रहा था कि वो स्वतंत्र हो गया है, लेकिन चूंकि इस पर पहले फ्रांस की कॉलोनी थी तो फ्रांसीसियों ने अनाउंस किया, फ्रांसीसियों ने भारतीय सरकार के बीच में एक हस्ताक्षर संधि करी थी जिसके अनुसार 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। यानी कि ये जो पुदुचेरी है ये भारतीय संघ में 16 अगस्त 1962 को शामिल किया गया था ऑफिशियली फ्रांस की तरफ से, जिस दिन को उन्हीं की लैंग्वेज में इस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आप समझ यहाँ पर इस शब्द को देख रहे हैं, ये इंडियन वर्ड नहीं है, ये फ्रांसीसी वर्ड है।
इसी दिन को डे ज्यूर दिवस के नाम से जाना जाने लगा। चूँकि इसको 16 अगस्त को शामिल किया गया था, इस वजह से इस बार अगस्त में इसकी 59वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी है 59th डे ज्यूर ट्रांसफ़र डे। ट्रांसफ़र का मतलब है कि फ्रांस की तरफ से ये चीज़ पुदुचेरी को ट्रांसफ़र करी गई थी। तो ये आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक और शेयर करके आप हमें बता सकते हैं। हर एक स्टूडेंट अगर ये सोचेगा कि चलो कोई और लाइक और शेयर कर देगा, तो समझिए कोई भी नहीं कर पाएगा। अपनी जिम्मेदारी समझकर लाइक और शेयर करें, सो दैट ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे। क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के प्रेसिडेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में रवि सोलंकी को दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, देखो कोविड-19 के समय पर, महामारी के समय पर अपनी सर्विस देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का एक प्रेसिडेंट स्पेशल अवार्ड होता है, जिससे भारतीय रवि सोलंकी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने इस आपदा के दौरान सर्विस दी है, जिसको सम्मानित करने के लिए उनको ये सम्मान ब्रिटेन सरकार के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ब्रांड है जिसका नाम है स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड, जिसका नाम है ओकले, ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ओकले नाम का एक आई वियर यानी कि आँख पर पहने जाने वाला ब्रांड, यानी कि चश्मा वगैरह जो बनाता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आई वियर यानी कि आँखों पर पहनने वाले चीज़ें बनाने वाला, चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंसेस हों या फिर ग्लासेस हों या फिर मैच के दौरान पहना जाने वाला जो गॉगल होता है वो हो, तो ये सब जो बनाने वाला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आँखों पर बनाने वाला ये जो ब्रांड है जिसका नाम है ओकले, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बना दिया है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि किस राज्य में स्थित मढुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बनारस कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में इसकी बहुत दिनों से इसके लिए प्रयास चल रहा था, तो प्रयास के बाद में अभी हाल ही में भारत सरकार ने इस चीज़ के लिए अभी क्लियरेंस दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है जिसको मढुआडीह के नाम से जानते हैं, उसका नाम चेंज करके बनारस कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मढुआडीह नाम से ये रेलवे स्टेशन है जो कि बनारस शहर के लगभग 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। अब इसका नाम चेंज करके बनारस कर दिया गया है। तो इसके लिए हाल ही में जो भारत का गृह मंत्रालय है उसने इस चीज़ की सहमति प्रदान कर दी है, जिसके बाद में ये फाइनल हो गया है कि अब इसको बनारस के नाम से जाना जाएगा। अब किसी भी शहर का, डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने के पीछे का गाइडलाइंस क्या होता है कि किसी भी राज्य के पास में इसका अधिकार होता है, लेकिन उसको एक बार जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहाँ पर इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, यानी कि मिनिस्ट्री को इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है ऐसा कोई एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो बहुत दिनों से ये चीज़ वहाँ पर पेंडिंग पड़ी थी, यहाँ पर स्टेट की तरफ से क्लियरेंस हो गया था, अप्लाई किया गया था, तो फाइनली अभी वहाँ से क्लियरेंस मिल गया है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में और कौन कौन से स्टेशनों के नाम बदले गए हैं ये भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया था, इलाहाबाद सिटी का नाम चेंज करके प्रयागराज रामबाग कर दिया गया है, इलाहाबाद चियोकी इसका नाम चेंज करके प्रयागराज चियोकी कर दिया गया है, प्रयाग घाट को कर दिया गया है प्रयागराज संगम। ये नाम चेंज किए गए हैं हाल ही में। इसके बाद देखो प्रश्न क्या बना है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो हाल ही में कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मर्स की टोटल नंबर्स की बात करी जाए, संख्या की बात करी जाए,
तो भारत इसमें पहले स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में जो ऑर्गेनिक खेती करी जाती है उसमें अगर ऐसे किसानों की संख्या देखें जो कि ऑर्गेनिक खेती में इन्वॉल्व हैं तो उनकी संख्या के आधार पर भारत जो है पहले स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो क्षेत्रफल है, यानी कि कितना क्षेत्रफल ऐसा है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, तो उस मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो उस मामले में भारत पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर आता है। दोस्तों आपको पता होगा ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, ये भी आपको बता देते हैं। ऑर्गेनिक खेती एक ऐसा प्रोसेस होता है खेती का जिसमें किसी भी प्रकार के उर्वरक या फिर केमिकल का छिड़काव या इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें पूरी तरीके से जो एक नेचुरल तरीका होता है, ऑर्गेनिक तरीका होता है, उससे फसल की पैदावार की जाती है। पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि पूरी दुनिया में हेल्थ के प्रति लोगों की संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इंडिया में ही देखा जाए तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों में उगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं उनकी डिमांड विदेशों में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस वजह से भारत भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ में पूरी दुनिया का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती की जाती है? तो सिक्किम पूरी दुनिया का पहला ऐसा स्थान बना है जहाँ पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती की जाती है। इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो ये जो अरुण 3 नाम से जल विद्युत परियोजना है इसको नेपाल देश में बनाया जा रहा है भारत की मदद से। भारत इसके लिए उसकी बराबर जो है सहायता कर रहा है। तो ये अरुण 3 नाम से इस परियोजना को देख सकते हैं, जो कि एक नेपाल में एक चल रही एक परियोजना है जिसमें भारत जो है इसका सहायता कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण नदी पर बनने वाली ये जो परियोजना है ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। साथ ही साथ में इसको 1992 में शुरू किया गया था। भारत की मदद से नेपाल इसको बना रहा है। दोस्तों आज आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आंसर आपको देना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ में और भी वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें कि स्टैटिक जीके भी शामिल है, करंट जीके है जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, उसको भी आप लोग देखा करिए। आज का प्रश्न है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? देखिए कितने को पता है। एक योजना है जिसका नाम है बुलटू के बोल, इसको हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? सभी लोग बताएंगे। इसके अलावा एक योजना है जिसका नाम है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना, इसको भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को प्यार देना ना भूलें।